बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 12 टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। मैंने आपको कल बताया था कि 12 टाइप का हाइपरटेंशन होता है, जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले है माइल्ड हाइपरटेंशन। मैंने बताया था सबसे पहले तो इसकी सेवरिटी के बेस पे इसको डिवाइड किए हैं। माइल्ड हाइपरटेंशन में आपका सिस्टोलिक बीपी 140 से 159 के बीच में होगा और डायस्टोलिक 90 से 90 के बीच में होगा। ये मैंने आपको कल बताया था। माइल्ड, मॉडरेट और सेवियर मैंने आपको कल बताया था। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ये मैंने कल बताया था। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में ग्रेड 1, ग्रेड 2 है ना। अगर सिस्टोलिक बीपी 140 से 159 के बीच में रहता है और डायस्टोलिक तो कम ही रहता है। आइसोलेटेड सिस्टोलिक में सिर्फ सिस्टोलिक बढ़ता है। तो ये मैंने बताया था, रिपीट नहीं करूँगा। उसके बाद मैंने आपको एसेंशियल एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन भी बताया था। ठीक, एसेंशियल और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में फिर से बताता हूँ। एसेंशियल हाइपरटेंशन को प्राइमरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं, एडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी कहते हैं। 95% केसेस में यही होता है। और जब मैंने मैनेजमेंट बताया था आपको, तो इसी का मैनेजमेंट बताया था। ठीक है, इसकी ईटियोलॉजी अननोन होती है, मैकेनिज्म भी अनक्लियर होता है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है और ये आमतौर से 25 से 55 ईयर्स के बीच में होता है लोगों को। ठीक है, इससे कम पे अगर कोई आ रहा है तो फिर हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन की तरफ सोचेंगे, या 55 साल से ज़्यादा का कोई आ रहा है तो फिर हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन की तरफ सोचते हैं। ठीक है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन छठा टाइप बता रहा हूँ मैं आपको, टोटल 12 बताऊँगा। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है? इसका कोई ना कोई अंडरलाइंग कॉज होता है, अंडरलाइंग कोई ना कोई डिजीज़ होता है, उसके नतीजे में ये होता है। ठीक है, ये 20 साल से कोई छोटा आ रहा है या 55 साल से बड़ा कोई आ रहा है पेशेंट, तो आपको ये सोचना है। या फिर कोई सडनली सेवेयर, है ना, या फिर रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन लेके आया। रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन नीचे बताऊंगा। रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन क्या होता है कि आप 3-4 महीने तक ट्रीट कर रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो इन सब कंडीशन में भी आप सेकेंडरी हाइपरटेंशन सोचेंगे। अब एक चीज़ होती है एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, या इसी को हाइपरटेंसिव अर्जेंसी भी कहते हैं। इसमें बीपी क्या होता है? एक्सेलरेटेड होता है, रैपिडली एकदम माइल्ड से सेवियर पे चला जाता है, लेकिन कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिखती। रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस है, वो सब नहीं दिखते। ठीक, इसमें आपका बीपी 180 से लेके 120, सिस्टोलिक बीपी आपका 180 से ज़्यादा चला जाएगा और डायस्टोलिक बीपी 120 से ज़्यादा चला जाएगा। इसका मैनेजमेंट मैंने बोला था बताऊँगा आपको, तो मैनेजमेंट जान लीजिए। मैनेजमेंट में आपको इंजेक्शन एनालेप्रिल दे सकते हो आप 5 mg IV 6 आवरली करके, या फिर आप लेबिटोलोल 5 mg IV दे सकते हो एवरी 5 to 10 मिनट अप टू 300 mg। ठीक है, अगर कोई फियोक्रोमोसाइटोमा का केस है तो फिर आप उसमें फेंटालामीन दोगे इंजेक्शन, 5 से 15 mg दे सकते हो IV। ठीक है, इसमें क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है? हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में, यानी कि एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन में क्या ध्यान रखना है? इसमें आपको जो डायस्टोलिक बीपी है वो 100 से नीचे नहीं जाना चाहिए और सडन फॉल नहीं कराना है आपको बीपी को। बीपी आपको जो है सो 24 से 48 घंटे में कम करना है, यानी 1 से 2 दिन में कम करना है। ठीक है, और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या होता है? इसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन नहीं बोलते, इसमें सेवियर हाइपरटेंशन होता है, साथ साथ एक्यूट टारगेट ऑर्गन के फेलियर्स दिखते हैं इसमें। ठीक है, रेटिनोपैथी वगैरह दिखेगा, सीएनएस में चेंजेस आते हैं, तो पेशेंट क्या आएगा? सेवियर हेडेक लेके आएगा, वॉमिटिंग, विजुअल डिसऑर्डर्स होंगे, कन्वल्सन्स होगा, स्ट्रोक होगा, कोमा में पेशेंट हो सकता है। ठीक है, और इस दोनों को मिला के हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी दोनों को हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। कैसे मैनेज करोगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को? तो आपको इसको रेफ़र करना है टर्शियरी हॉस्पिटल। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ये बहुत रिस्की है। उसके बाद 9वां टाइप है रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन। ठीक है, इसी को रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं। रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन में क्या है कि कंट्रोल नहीं होता। आप 3-4 महीने तक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तक गए हैं ना, आपने एसी के साथ साथ ARB, टेलमिसार्टेन, थायाज़ाइड, डायबिटिक्स आपने ऐड किया, साथ में आपने एम्लोडिपिन भी ऐड कर दिया, CCP, बट कोई कंट्रोल नहीं हो रहा बीपी। लगातार हमारा जो टारगेट है डायबिटिक में 130 हमारा टारगेट होता है, 130/90, 130/80, और जो नॉन डायबिटिक है उसमें 140 टारगेट करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको नहीं आएगा वो आपके टारगेट में, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, कोई ना कोई सेकेंडरी कारण सोचेंगे कि इसका कोई ना कोई सेकेंडरी कॉज होगा, एंड देन क्या करेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप रेफ़र करेंगे ताकि वो सही से एडवाइस दे सकें, स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करेंगे। 10वां टाइप क्या है? वाइट कोट हाइपरटेंशन। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसका बीपी हॉस्पिटल में बढ़ जाता है लेकिन घर पे नॉर्मल होता है।
ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। इसी को क्लिनिक या डिस्पेंसरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं, हॉस्पिटल हाइपरटेंशन भी कह सकते हो आप। एक होता है मास्क्ड हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल में पेशेंट आया तो बीपी नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन घर पे बढ़ा हुआ रहता है, तो इसको हम मास्क्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। 12वां टाइप क्या है, आखिरी टाइप बता रहा हूँ। एक होता है एक्सेलरेटेड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। एक्सेलरेटेड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या है कि आपका बीपी 220/130 mmHg यानी 220/130 mmHg से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये 12 टाइप थे हाइपरटेंशन के। धीरे धीरे करके मैं सब कुछ बताऊंगा जो भी बोला था मैंने। 4-5 वीडियो और आएंगे तब जाकर हाइपरटेंशन ख़त्म होगा। प्लीज़ आप लोगों को पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम।